तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे और हमारे पास टाइम बिल्कुल बहुत कम है, सीमित है। इसलिए आपको यूट्यूब पर कई सारे वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको टाइम को बिल्कुल नहीं मानते हुए और टाइम बहुत ज़्यादा विलम्ब करने वाले मिलेंगे। हमारे जो चैनल है इस पे आपको जितना वीडियो मिलेंगे उसमें टाइम बिल्कुल विलम्ब नहीं किया जाएगा। आपको जो मेन कंटेंट है, जो वीवीआई जिसको चाहिए, जो 2024 की एग्जाम में बिल्कुल लड़ने वाला हो, वो सारे चीज आपको मिलने वाला है। तो इसमें हम लोग चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान का हम लोग पहले एक्सरसाइज का क खंड लेकर के आए हैं। इकाई कितना लेकर आए हैं? क यानी पहला खंड है। तो ये दूसरा वीडियो आपको मिलेगा, यानी कि आपको तीसरा वीडियो मिलेगा। पहला जो वीडियो मिलेगा आपको प्राकृतिक संसाधन का मिलेगा, डायरेक्टली आपको संसाधन का मिलेगा, जो संसाधन उपयोग है उसका मिलेगा, उसके क्वेश्चन आंसर आपको मिलने वाले हैं। दूसरा वीडियो जो हम लोग आपको बता रहे हैं, जो क्वेश्चन आंसर आप देख लेते हैं, तो अगला वीडियो हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में। प्राकृतिक संसाधन को आप मिट्टी संसाधन, मृदा संसाधन भी कह सकते हैं, क्योंकि मृदा संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन है। और प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ आपको कई सारे वीडियो या कई सारे आप बुक देखेंगे, उसमें आपको मिट्टी संसाधन यानी मृदा संसाधन आपको मिलता है। और मृदा संसाधन को ही हम आपको प्राकृतिक संसाधन के रूप में दे रहे हैं, क्योंकि मृदा संसाधन जो है प्राकृतिक संसाधन का ही एक रूप है। आपको पहले जानते होंगे कि हमारा जो संसाधन है ये दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, और जो मानव के द्वारा प्राप्त होता है उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अगर पहले वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो संसाधन के बारे में बखूबी आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आराम से एक ही शॉट में हम पूरा चैप्टर प्रकृति संसाधन का क्लियर करने वाले हैं, भूगोल का, है ना। चलिए देखते हैं। पहले नंबर जो शुरुआत करता है कि प्राकृतिक संसाधन आखिर है क्या, प्राकृतिक संसाधन कहते किसे। तो ये बात याद रखिए कि प्रकृति के द्वारा दिया गया जो संसाधन होता है उसे ही हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन के बारे में अगर जाने तो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जल जो आता है, जल आता है, हवा आता है, पहाड़, पठार, मिट्टी, मैदानी भाग और पठारी भाग, सारे के सारे जितने आते हैं जो प्रकृति के द्वारा दिया जाता है वो प्राकृतिक संसाधन आता है। प्राकृतिक संसाधन अगर जाने तो प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति प्रदत्त, प्रदत्त मतलब होता है दिया जाना, प्रकृति के द्वारा दिए गए वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। एक बार में बिल्कुल याद रखेंगे कि प्रकृति के द्वारा दिए गए वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। याद रखिए बिल्कुल इसके बारे में कि प्रदत्त मतलब होता है दिया जाना। क्या होता है? दिया जाना, दिया जाना, प्रकृति के द्वारा दिया जाना, प्रकृति के द्वारा दिया जाना वस्तुओं को, क्या को? वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। बिल्कुल याद होता है, एकदम सुनिएगा तो अभी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रकृति संसाधन एक लाइन की चीज है, आपको याद होने में कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे ही आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चीज आपको आसान आपको मिलेगा, पूरा चैप्टर ये पूरा बुक भी आपको अच्छा लगेगा अगर बढ़िया से ध्यान से आप देखते चलते हैं तब देखेंगे। कहता है कि प्रकृति के द्वारा दिए गए वस्तुओं को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे कि जल, वायु, वन, ये सारे जो है प्राकृतिक संसाधन। यहाँ तक जो पहाड़, पठार और मैदानी भाग है वो भी प्राकृतिक संसाधन आपको मिलेगा। क्या चीज? ये जो वन है, जल है और वायु, जो हवा चल रहा होता है, हवा के झरोके होते, उन सभी को हम लोग प्राकृतिक संसाधन ही बोलते हैं। तो ये सारे होते हैं। साथ में आगे अगर जानते हैं तो हम जो भूमि पर रहते हैं, जिस भूमि पे निवास करते हैं, यहाँ पे इस भूमि को जिसे मिट्टी कहते हैं, मैदानी भाग कहते हैं, इसको बात करते हैं कि हम जो भूमि पर निवास करते हैं ये हमारा आर्थिक क्रियाकलाप, यानी आर्थिक क्रियाकलाप मतलब दिन के सारे काम धाम हम इसी भूमि पे करते हैं। दिन के सारे काम धाम, जितना कार्यकलाप जो होता है, जितना कामकाज, ये सारे क्रियाकलाप हम इसी भूमि पर करते हैं, यानी कि इसी पर संपादित होता है, खत्म होता है। कहता है कि इसलिए भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि एक क्या है? महत्वपूर्ण संसाधन है। इसीलिए जिससे सारा दिन भर का पूरा काम, यानी सब दिन पूरे जिंदगी भर का सारा कामकाज हम लोग क्या करते हैं? धरती पे करते हैं, ये भूमि पे करते हैं। और इसी भूमि को हम लोग महत्वपूर्ण संसाधन, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संसाधन मानते हैं। प्राकृतिक संसाधन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संसाधन जो होता है क्या होता है? भूमि होता है। कथा इस पे हम लोग कृषि करते हैं, वानिकी करते हैं, पशुचारण करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, यहाँ तक कि खनन करते हैं। खनन करने क्या होता है कि जमीन में खनन करके, खुदाई करके, और जो महंगी पदार्थ होते हैं, खनिज को निकालते हैं, उसे हम खनन कहते हैं। तो होता है खनन। उसके बाद वन्य जीव, जो वन में, जंगल में जो जीव रहते हैं उनका पालन पोषण करते हैं या उनका वृद्धि होता है, तो वो होते हैं। तो ये भी एक होते हैं
उसके साथ में परिवहन संचार, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन कहिए कि रोड वोड का सड़क निर्माण करते हैं, ये भी हम पृथ्वी के ऊपर ही करते हैं, भूमि पे करते हैं, मिट्टी पे करते हैं। तो इसलिए ये भी जैसे हम कहें कि आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रिया भूमि पर ही, आर्थिक क्रिया जो है वो भूमि पर ही क्या हो समाप्ति होता है, संपन्न होती है, पूरा होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। और याद रखिए मिट्टी एक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो क्या है प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी जो है, मृदा जो है एक सबसे महत्वपूर्ण क्या है, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आएगा। इसीलिए पूरा एक्सरसाइज जो है ये हम मृदा संसाधन के अंतर्गत मिट्टी के बनावट, मिट्टी कैसे बना कैसे नहीं बना, इन सभी के बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या काम होता है मिट्टी के अंतर्गत। जैसे शुरुआत हम लोग जाने कि हमारे भारत में मिट्टी पाया कितना जाता है, तो ये पहले जाने कि हमारे भारत जो है ये पूरे दुनिया में मृदा संसाधन में सबसे अपर लेवल पर आता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारे पूरे दुनिया में, पूरे संसार में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में मिट्टी पाया जाता है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे देश में जितना क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत ज्यादा मात्रा में हमारा मृदा संसाधन पाया जाता है हमारे भारत में। कहता कि भूमि संसाधन एक कई भौतिक स्वरूप है, भूमि संसाधन जो है एक कई सारे भौतिक स्वरूप है, जैसे पर्वत होता है, पठार होता है और मैदान। भूमि के कई सारे, हमारे धरती के कई सारा स्रोत होता है, ये क्या होता है, ये भौतिक स्वरूप होता है, रूप होता है, भौतिक कारण से रूप होता है, जिसमें आता है पठार आता है, मैदान आता है और पहाड़ आता है, पर्वतीय क्षेत्र आता है, पठारी क्षेत्र आता है, मैदानी क्षेत्र आता है। आपको बता दे कि हमारा जो ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे पठारी क्षेत्र, और ये जो आप नीला कलर के देख रहे हैं ये हमारा मैदानी क्षेत्र, और रेड कलर के जो है वो पर्वतीय क्षेत्र है। अब हमारे ये जानेंगे कि मैदानी क्षेत्र जो है ये 43% है, कितना परसेंट, 43%, और पर्वतीय क्षेत्र है वो कितना परसेंट, 31%, और पठारी क्षेत्र जो है ये 27% हमारे भारत में पाए जाते हैं। क्लियर, ये कुल भारत के दिया गया है। साथ में जानेंगे कि निम्न भूमि और घाटियां भी है, ये तीनों के अलावा निम्न भूमि और घाटी जो इन्हीं के अंतर्गत आती हैं, तो इनके बारे में जानेंगे। कहता कि भारत जो है भूमि संसाधन में संपन्न है, संपन्न मतलब ये कहिए कि भूमि संसाधन में भारत ए अमीर में आता है। किसमें आता है, अमीर देश में गिनती होता है भारत का भूमि संसाधन में। यहाँ कुल भूमि का 43% भूमि पर खेती है, मैदानी भाग है। ये कुल भूमि जितना हमारा क्षेत्रफल है, हमारे भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% भाग जो है ये मैदानी भाग है। कैसा भाग है, मैदानी भाग है, जो कृषि और उद्योगों के लिए उपयोगी है। कृषि यानी खेती करने के लिए और उद्योग करने के लिए ये क्या है, उपयोगी है। ये जो है ये कृषि करने के लिए, क्या करने के लिए, कृषि करने के लिए और उद्योग करने के लिए, याद रखेंगे उद्योगों के लिए भी क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में जानेंगे कि 30% भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है और 27% भाग पर पहाड़ी क्षेत्र यानी पठारी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र आपको मिलेगा 30% भाग पर, और पठारी क्षेत्र आपको 27% भाग पर मिलेगा, और 43% भाग पर क्या मिलता है, ये हमारी मैदानी भाग मिलता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है, इसलिए इसको बिल्कुल याद रखेंगे। ये सब जो मुख बात जिसको हम टिक लगाते आ रहे हैं, इस पे आप लोग जोर दे दीजिएगा और ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। आगे चलते हैं कि आगे क्या है जो सुनेंगे। सबसे पहले आगे अगर देखेंगे कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी आखिर बनता कैसे। आपको बता दें कि मिट्टी के निर्माण में हजारों नहीं लाखों वर्ष तक लग जाते हैं। 1 सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं। और मिट्टी बनते कैसे, बनाते कैसे, ये जानेंगे। तब मिट्टी है जो 1 सेंटीमीटर बनने में क्या हो जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसे बिल्कुल नोट कीजिएगा, क्योंकि मिट्टी का निर्माण अक्सर हाँ एग्जाम में आया है, तो आगे भी आने की संभावना होता है। तो इसे बिल्कुल नोट पॉइंट में याद रखिएगा, और आप लोग क्वेश्चन आंसर भी बनाने का अगर हो तो बनाते रहिएगा, क्योंकि इसका बिल्कुल आता ही आता है। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। पहले जानेंगे कि मिट्टी के बारे में, तो ये जानेंगे कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो पतली परत होता है उसी को हम मृदा यानी कि मिट्टी कहते हैं। पृथ्वी हमारे धरती के सबसे ऊपर, पृथ्वी के सबसे ऊपर वाला जो परत होता है, लेयर होता है, उसे क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। हमारा मिट्टी के परत है, लेयर है, और इन सभी ऊपर वाला जो परत होता है इसी को हम क्या बोलेंगे, मृदा कहेंगे, मिट्टी कहते हैं। मिट्टी कई प्रकार का होता है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ये जानेंगे कि मृदा जो है ये परितंत्र का महत्वपूर्ण घटक है। मिट्टी जो है, मृदा जो है परितंत्र का महत्वपूर्ण क्या है, घटक है।
ये सबसे पहले याद रखेंगे क्या कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, और मृदा परितंत्र का एक प्रमुख यानी कि महत्वपूर्ण घटक है। साथ में जानेंगे कि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय इसलिए कहेंगे कि अगर मिट्टी को मान लीजिए एक बार उपयोग कर लेते हैं और दोबारा भी इसे उपयोग हम कर सकते हैं, यूज करते हैं, तो जिसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो ये नवीकरणीय संसाधन में आता है। और बिल्कुल याद रखेंगे मृदा का मतलब मिट्टी होता है। मृदा मतलब क्या होता है, मिट्टी होता है। तो ये आप बिल्कुल आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे कि जहां जहां मृदा अगर बोले तो आप लोग समझिए कि मिट्टी ही बोल रहे हैं, और मिट्टी बोले तो समझिए कि मृदा बोल रहे हैं। क्लियर, चलेंगे। अगर मिट्टी की बात किया जाए तो मिट्टी के निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होती है, यानी कि बहुत लंबा प्रोसेस है मिट्टी का निर्माण में। तो मिट्टी के निर्माण में बहुत ही लंबा अवधि, अवधि का मतलब क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, समय। मिट्टी के निर्माण में एक लंबा प्रोसेस, लंबा समय लग जाता है, बिल्कुल धीरे धीरे होता है। तो यह याद रखेंगे कि लंबे समय लग जाते हैं, और यह एक जटिल प्रक्रिया यानी कि बहुत ही मुश्किल वाला कठिन कार्य होते हैं मिट्टी का निर्माण होने में। कहता है कि कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। कुछ सेंटीमीटर मिट्टी का जब निर्माण होता है उसमें लाखों वर्ष लग जाते हैं। 1 सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। कहता है कि चट्टान जब टूटता फूटता है या भौतिक रासायनिक क्रियाएं होती है, साथ में जैविक परिवर्तनों से मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। जब चट्टान टूटते फूटते हैं, बहुत सारे चट्टान है जो पहाड़ी इलाका में देखिएगा, चट्टान और बड़े बड़े पत्थर जो मिलते हैं वो टूटते फूटते हैं, साथ में भौतिक रासायनिक और कौन सा क्रिया, जैविक परिवर्तन होता है, जैविक क्रिया होता है, उससे हमारा मिट्टी का निर्माण होता है। और ये भूगोल विद्वान इसे कहते हैं। कौन कहते हैं, भूगोलों का जो विद्वान होते हैं उन्होंने कहे हैं कि इसे एक धीमी प्रक्रिया मानते हैं। जो भूगोल के जो वैज्ञानिक है उन सब इन्हें बहुत ही धीमी प्रक्रिया मानते हैं कि बहुत ज्यादा समय लगता है, आराम आराम से होते हैं ये। बिल्कुल ये हमारा मिट्टी है जो पठारी भाग हो गया, मैदानी भाग हो गया, अति पर्वतीय भाग हो गया जिसको पहाड़ी भाग कहते हैं, और ये हमारा मिट्टी हो गया। क्या हो गया, ये हमारा मिट्टी है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि मिट्टी के निर्माण में कौन कौन से कारक शामिल होते हैं। देखिए मिट्टी के निर्माण में जो कारक है ये हमारा शामिल होता है, और इतना पूरा अगर क्रिया संपन्न होता है तब जाकर के हमारा मिट्टी बनकर रेडी हो जाता है। सबसे पहले समझेंगे कि उच्चावच और धराकृति। उच्चावच और धराकृति क्या होता है ये समझेंगे। सबसे पहले कहेंगे कि उच्चावच और धराकृति क्या होता है। तो सबसे पहले बड़े बड़े चट्टानों को और पत्थलों को हम लोग लेते हैं। क्या को लेते हैं, पत्थल यानी कि पहाड़ों को लेते हैं। बड़ा बड़ा जो चट्टान होता है उसको लेते हैं, तो उसमें उच्चावच होता है। अब उच्चावच क्या कह सकते हैं कि इसमें तापमान का, यानी कि अगर मान लीजिए कि सूरज का धूप पड़ा और गर्मी के दिन आया तो गर्मी के दिन में वो सूखेगा, पसीजेगा, और ठंडा के दिन में सिकुड़ेगा, बरसात के दिन में उसमें पानी जाएगा, फूलेगा, और वो फूल पचक जो होता है उसी को बोलते हैं उच्चावच। उच्चा और नीचा होता है तो उच्चावच उसी को बोलेंगे। तो इसमें उच्चावच का काम होता है जिससे उसमें दरारें पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है, दरार, और उसमें दर्रा आ जाती है। क्या आ जाती है, दर्रे आ जाती है, दरार पड़ जाती है। यानी कोई भी अगर मान लीजिए इतना बड़ा अगर स्टोन है, पत्थर अगर है, तो इसमें उच्चावच ये गर्मी, बरसात और ठंडे के ऋतु के मौसम इसमें मेन ज्यादा अधिक होता है। तो ये बिल्कुल होने के कारण इसमें दरारें पड़ जाती है, और दरार जब पड़ जाती है तो दरार पड़ने के बाद इसमें मूल सेल चट्टान का होता है। कई सारे चट्टान में टूटने लगते हैं, यानी एक नहीं, 2, 3, 4, 5 या टूटे, बड़े बड़े चट्टानों में टूटना शुरू हो जाता है। तो कई सारे चट्टान में टूटते हैं, और इन सभी चट्टानों के बीच में धूल कण आकर के जम जाते हैं। क्या आ जाते हैं, धूल कण आकर के जमते हैं। साथ में मेन जो काम होता है जलवायु का, जलवायु मतलब मौसम की तरह कह सकते हो कि गर्मी, ठंडा, बरसात आता है, तो जैसे इसमें पानी पड़ेगा तब सोचिए अगर दरार इसमें रहे और पानी आकर इसमें बस जाए, अगर पानी जम जाए तो उसमें काई जमना शुरू हो जाता है। याद रखिए घर में देखिए जिस जगह से घर के दीवारों पे जहां से पानी अगर गिरता है वहां पर काई जम जाता है, जिसे हम लोग काई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं। तो ये काई या मूल सेल भी इसी को बोलते हैं, मूल सेल भी यही पे आता है। तो काई जम जाता है, यानी कि मूल सेलें जम जाती है, काई जम जाता है। हम लोग देहाती भाषा में बिल्कुल याद रखिए, ये हमारे बिहारी में काई ही कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, काई। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, काई जम जाता है। क्या जम जाता है, काई। ये देखे होंगे
चापाकल के पास में भी अगर वहां पर बार बार कोई नहीं जाता हो तो काई जम जाती है, वहां पर जाइएगा पिछुल जाइएगा, तो इस तरह से होते हैं, तो यहाँ पर जम जाते हैं। और वही जो है धीरे धीरे करके वो पानी के नमी को बचा करके रखता है। धीरे धीरे करके अगर कोई चिड़िया वगैरह उड़ करके आया, लेटरिंग कर दिया, वहां पर छोटा मोटा अगर बीज गिर गया तो वहां पर क्या होगा, वहां पर पेड़ पौधा जमना शुरू हो जाएगा। और जब पौधा बहुत सारे जमेंगे तो इन सभी पहाड़ों को पकड़ लेगा, जड़ को मजबूत कर लेगा और यहाँ पर वनस्पति उग जाएगा। वनस्पति मतलब समझ रहे हैं ना, पेड़ पौधा का बहुत सारा संख्या हो जाता है। जब भी देखिएगा कभी भी कोई अगर पहाड़ पे जाते हैं या पर्वतीय इलाका में जाइएगा तो वहां पर हर एक जगह कई सारे पौधे जमे हुए रहते हैं। अब वहां पर कोई पेड़ जाकर के रोपता तो नहीं है, लगाता तो नहीं है, वहां पर बोता तो नहीं है, वहां पर वो चिड़िया के या हवा बंडोबा जे कहिए कि हवा और तूफान हो जो होते हैं उड़ा करके ले जाते हैं बीजों को, या चिड़िया जाकर के खाना खा लिया और खा करके वहां पर लेटरिन कर दिया, वो जाते हैं और खाद करके गिरा देते हैं, वो जम जाता है, तो उससे वहां पर वनस्पति जम जाती है, यानी कि पौधे जम जाते हैं, जंगल लग जाता है, जंगल झाड़ बहुत ज्यादा हो जाता है। अब यही जो है चट्टानों को तोड़ फोड़ने का काम यहाँ पर शुरू करता है, तोड़ फोड़ करके महीन करना शुरू कर देगा बहुत सारा। तो ये वनस्पति जब होगा वहां पर जैव पदार्थ यानी कई सारे कीटाणु पनपने लगेंगे। अब सोचिए वनस्पति सूखेगा, उसपे उसी में सड़ेगा गलेगा तो उसमें ह्यूमस और जैविक क्रिया होगा। अब जैविक क्रिया उसको बोलते हैं जब सड़ गल करके और वहां पर छोटे मोटे कीटाणु अगर जमना शुरू हो जाता है तो उसे बोलते हैं जैविक क्रिया होना या जैविक पदार्थों का जन्म लेना, जो जीव जंतुओं से होता है। तो पेड़ पौधा एक जीव जंतु है तो जीव जंतुओं से होगा, या कोई चिड़िया उड़िया अगर मर जाता है या कोई जानवर वहां पर अगर जंगली में जाता है और वो मर जाता है तो अब उस तरह से होता है। अब जब कोई मर जाता है तब मरने के बाद वहां पर खनिज पैदा होता है। क्या पैदा होता है? खनिज। अब खनिज क्या होता है आपको बताए होंगे कि जब कोई मर जाता है या बड़े बड़े अगर चट्टान अगर मर जाए, मर जाने के बाद हम लोग अगर दफन हो जाते हैं तो वहां पर जीवाश्म ईंधन आता है। क्या बनता है? जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म ईंधन को ही हम लोग खनिज कहते हैं कि जीवाश्म ईंधन ही क्या बनता है? खनिज बनता है। तो यहाँ पर खनिज का कण उत्पन्न होते हैं, यानी ह्यूमस वगैरह सब तैयार होता है। और ये सारी प्रक्रिया होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? लाख। ये सारी काम होते हैं इसी के अंतर्गत टाइम में, क्योंकि आपको लाखों वर्ष इसी काम में लग जाते हैं। और तब जाकर के पूरा जब ये पूरा क्रिया अगर संपन्न होती है तब हमारा मृदा यानी कि मिट्टी का क्या होता है? जन्म होता है। क्या चीज का जन्म होता है? मिट्टी का जन्म होता है। याद रखे। चलिए आगे अब हम लोग समझेंगे कि मिट्टी के जन्म लेने में कौन कौन सी और कारक है जो शामिल होते हैं, समझेंगे। देखिए तापमान का बहुत ज्यादा इसमें योगदान होता है। अगर तापमान यहाँ पर बढ़ घट नहीं करता तो चट्टाने हैं जो आपस में टूटने फूटने का काम नहीं करते। तो इसका है तापमान का इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो तापमान है जो परिवर्तन करता है, इसका में योगदान है। साथ में प्रवाहित जल। अब बारिश होगा तो देखे होंगे कि बारिश जब होता है तो इतना बारिश होता है कि पहाड़ ऊंची चीजों पर से पानी जब टकराने लगे तो धूल कण साथ में छोटे छोटे जो कण ढेला पत्थर रहेगा उन सभी को बहाना शुरू करता है और बहा करके नीचे लेकर आता है। और वहीं से नदियां जब शुरू होती है और वही जो मिट्टी तैयार होकर के आता है, हमारी तरफ नदियां जो लेती है जो मिट्टी को लेकर के आती है और ये हम लोगों के तरफ आती है। और ये हम लोगों की तरफ आती है, ये हम लोगों की तरफ जब आती है तो इसको हम लोग बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। जो मिट्टी हम लोगों की तरफ लेकर के आती है इसे क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। इसी मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। चलिए आगे भी हम बताएंगे। साथ में ये समझेंगे जल की प्रक्रिया हो गया। साथ में पवन, हवाओं का भी कई सारे योगदान होते हैं। अगर हवा योगदान नहीं करता तो धूल कण के साथ में बीज उड़ करके और पहाड़ों पर नहीं जाता, तो इसका भी मेन योगदान होता है। साथ में हिमनद। हिमनद यानी कि पहाड़ी इलाका में बर्फ का जो होता है, बर्फ का गिरना, तो बर्फ गिरते हैं तो वहां पर सथी बना करके रखते हैं। क्या बना करके रखते हैं? वहां पर ह्यूमस को तैयार करने में मदद करते हैं, या छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं उनका अथी तैयार करते हैं, वातावरण बना करके रखते हैं। और साथ में जो हिमनद होते हैं वहां के अथी में उसे क्या बोल सकते हैं? जल वाला जो चीज होता है पानी, वो तैयार करके रखते हैं। साथ में वो अपघटन करते हैं। और इन सभी क्रियाएं जो होते हैं, ऐसे जो तत्व है, इन सभी जो मृदा निर्माण में काफी ज्यादा सहयोग करती है। क्लियर? आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है। कहता है कि मृदा के प्रकार एवं वितरण। अब मृदा के प्रकार मतलब कितने प्रकार के मृदा होते हैं, तो आपको बताते हैं कि मृदा के प्रकार जो है ये कई रूप से कई भाग में बांटा गया है।
आप कहीं पर देखेंगे या 9th क्लास या 7th क्लास में पढ़े होंगे तो 2 ही 3 प्रकार पढ़ेंगे, 4 प्रकार पढ़ेंगे। 8th क्लास में जाइएगा तो कुछ अलग 1 प्रकार 2 प्रकार बढ़िएगा, 9th क्लास में जाइएगा फिर भी बढ़ेगा, 10th क्लास में हम लोग 6 प्रकार के पढ़ते हैं, 6 प्रकार के पढ़ते हैं। कहता है कि मृदा के निर्माण के प्रक्रिया के निर्धारण तत्व, कहता है कि मृदा के निर्माण के, जब मृदा जब बना था उस समय के उसको निर्धारित यानी उस समय के निर्धारित तत्व के और उसके रंग रूप के, गहराई के, आयु के और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पे भारत में मृदा कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 6 प्रकार के पाए जाते हैं। भारत में मृदा जो है ये 6 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला नंबर आता है जलोढ़ मृदा। कौन मिट्टी आता है? जलोढ़ मिट्टी आता है। दूसरे नंबर में काली मिट्टी आते हैं। तीसरे नंबर पे लाल मिट्टी एवं पीली मिट्टी आते हैं और चौथे नंबर पे जो आता है ये लेटेराइट मिट्टी आता है। कौन सी मिट्टी आता है? लेटेराइट मिट्टी। और 5वें नंबर पे मरुस्थलीय मिट्टी बोलते हैं, जिसको रेगिस्तानी मिट्टी भी कह सकते हैं। और 6ठे नंबर पर पर्वतीय मिट्टी, जो पर्वत से यानी कि पहाड़ी इलाका में जो मिट्टी पाया जाता है उसको बोलते हैं पर्वतीय मिट्टी। क्लियर? अब इन सभी के बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे, एक एक का परिभाषा देखेंगे और समझेंगे क्या होता है। जो सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम लोग चर्चा करें। आपको बता दें कि जलोढ़ मिट्टी जो है यह मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई, यानी भारत में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाया जाता है ये जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और आपको बता दें कि भारत के उत्तरी भारत में जलोढ़ मिट्टी की संख्या बहुत ज्यादा है। जलोढ़ मिट्टी की विस्तार बहुत काफी मात्रा में है। जलोढ़ मिट्टी की जो विस्तार है इतना ज्यादा मिट्टी एरिया में है जो हम कह सकते हैं कि 6.4 करोड़ ये क्या में है? हेक्टेयर में पाया जाता है। देखेंगे, कहता है कि यह मिट्टी भारत में विस्तृत रूप में फैली हुई है। यह मिट्टी जो भारत में विस्तृत रूप में फैली हुई है, कहता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। यह सर्वाधिक मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोगी मृदा है, मिट्टी है जो उत्तर भारत के मैदान में पूर्ण रूप से जलोढ़ मिट्टी का निर्मित हुआ है। उत्तर भारत के मैदान में पूर्ण रूप से यानी कि सभी जगह जलोढ़ मिट्टी ही आपको मिलेगा। जो कहता है कि जो हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों से भारत के 3 जो है महत्वपूर्ण नदी, कौन नदी? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इन तीनों नदियों के द्वारा लाई गई, इन तीनों नदियों के जल के द्वारा यानी पानी के द्वारा लाई गई मिट्टी हम लोग की तरफ जो फैला हुआ है इसी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी जो हमारे तरफ जो है पूरे बिहार में जलोढ़ी मिट्टी पाया जाता है, जो गंगा के मैदान है जिसको गंगा के मैदान भी कहते हैं। और गंगा के द्वारा लाई गई हमारे तरफ जितना मिट्टी है वो गंगा के द्वारा लाई गई मिट्टी है। आपको अगर बताते चले तो इन सभी के द्वारा लाए गए ये जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बना है। यह जो है भारत में कुल मिलाकर के भारत के लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर यह मिट्टी पाए जाते हैं। जो कौन मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। कितना है? 6.4 करोड़ हेक्टेयर पे फैली हुई है। ये बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा गया है। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, आगे भी पूछने की संभावना हो तो ये याद रखेंगे भारत में जलोढ़ मिट्टी की जो मात्रा है वो कितने दूर में फैला हुआ है? तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे ये फैला हुआ है। आगे जानेंगे तो जलोढ़ मिट्टी का गठन बलुई, सिल्ट और एवं मृतिका के विभिन्न अनुपात से होता है। यानी कि बलुई मिट्टी, सिल्ट मिट्टी और मृतिका के कई सारे अनुपात मिलते हैं तब जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। इसका रंग धुंधला से लेकर के लालिमा भूरे रंग का होता है। इसका कैसा होता है? इसका धुंधला से लेकर के लालिमा भूरे रंग का ये मिट्टी पाया जाता है। आगे अगर बात किया जाए इसी मिट्टी के बारे में तो ऐसी मिट्टी पर्वतीय क्षेत्र में बने मैदानों में भी आमतौर पर मिलती है। ये पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में ही पाया जाता है। और वहीं से हमारे जो 3 सहायक जो नदियां हैं, जो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, इन्हीं तीनों ने वहीं से कहां से पहाड़ी इलाका से, पर्वतीय क्षेत्र से हम लोग की तरफ पानी के द्वारा लाया है, जो बहते हुए आया है हमारे तरफ सभी जगह। ठीक ना? चलेंगे। कहता है कि ऐसी मृदाएं पर्वतीय क्षेत्रों में बने मैदानों में आमतौर पे मिलती है और यह आयु के आधार पे जलोढ़ मृदा को 2 प्रकार में बांटा गया है। याद रखेंगे जलोढ़ मिट्टी को 2 प्रकार में बांटा गया है। जलोढ़ मिट्टी को कितने भाग में? 2 भाग में। जलोढ़ मिट्टी को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में बांटा गया है। जलोढ़ मिट्टी को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में बांटा गया। याद रखेंगे जलोढ़ मिट्टी को 2 भाग में बांटा गया है, जिसको हम लोग एक को खादर है, एक को बांगर बोलते हैं।
खादर और क्या बोलते हैं बांगर। ये आप बिल्कुल VVI में रखिएगा। एक को बोलते हैं खादर, क्या बोलते हैं खादर, और एक को बोलते हैं बांगर, क्या बोलते हैं बांगर। पहले यहीं पे आपको समझा देते हैं, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। ब से बांगर यानी ब से बलुई मिट्टी। इसमें बलुई मिट्टी बालू की मात्रा ज्यादा होता है और खादर में बालू की मात्रा कम होती है। याद रखेंगे, खादर में बालू की मात्रा कम होती है और इसमें बालू की मात्रा ज्यादा होता है। अब ये समझिए कि बालू की मात्रा मतलब ये समझिए कि इसमें महीन बालू होते हैं, कम होता है, इसका मतलब महीन होते हैं। और इसमें बालू जो होता है, जो मोटा वाला बालू होता है, जिसको कंकड़ीला बालू कह सकते हैं। और इसे हम लोग नया पुराना मिट्टी के तौर पे हम दो प्रकार में बांटते हैं, एक को नया मिट्टी और एक को पुराना मिट्टी कह सकते हो। डायरेक्टली कहिए, कहता है कि पुराना मिट्टी और नवीन मतलब नया जलोढ़ मिट्टी, पुराना जलोढ़ मिट्टी और नया जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन माने नया ही होता है। क्लियर? आगे देखिए, समझाते हैं आपको नोट पॉइंट से कि पुराने जलोढ़ मिट्टी में कंकड़ और बजरी पाए जाते हैं। पुराने जलोढ़ मिट्टी में कंकड़ और बजरी पाए जाते हैं। आपको बताए थे कि ये बलुई मिट्टी बाला की मात्रा ज्यादा होता है, ये इसमें बजरी और कंकड़। अब बलुई बड़ा बड़ा बालू रहेगा, मोटा मोटा अगर बालू रहेगा तो उसे बजरी या कंकड़ ही बोलेंगे। तो इसे हम बांगड़ मिट्टी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बांगड़ कहते हैं। और इसमें बांगड़ यानी कि बालू की मात्रा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। यह ज्यादा उपजाऊ नहीं होते हैं। जो बांगड़ मिट्टी होते हैं ज्यादा उपजाऊ नहीं होते हैं। दूसरी बात यह समझेंगे क्या कि बांगर मिट्टी में, यह जानेंगे खादर मिट्टी के बारे में। कहता है कि बांगर मिट्टी के तुलना में नवीन जलोढ़ मिट्टी महीन कण पाए जाते हैं। कहता है कि बांगर मिट्टी के तुलना में खादर मिट्टी में बहुत ही महीन महीन बालू पाया जाता है। बहुत ही महीन महीन क्या पाया जाता है? बालू, यानी कि छोटे छोटे कण में बालू पाए जाते हैं। ठीक ना? तो याद रखेंगे, फिर से समझेंगे। कहता है महीन महीन कण पाए जाते हैं जिसे हम लोग खादर कहते हैं। क्या कहा जाता है? जिसे खादर कहा जाता है। और खादर में बालू एवं मृतिका का मिश्रण होता है और ये काफी ज्यादा उपजाऊ होता है। याद रखेंगे फिर से, खादर मिट्टी उपजाऊ होते हैं और बांगर मिट्टी उपजाऊ नहीं होता है। यार नाम से भी आपको समझा देते हैं। याद रखने वाली बात है क्या है, जो नया वाला बांगर मतलब नया वाला खादर और पुराना वाला बांगर, नया वाला खादर और पुराना वाला बांगर। ये आप जो देख रहे हैं ना, जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, नदी आपका बगल में बह रहा है और नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी जो होते हैं वो खादर बांगर दोनों होते हैं। लेकिन नदी के द्वारा जो लाई गई जो बगल वाला जो महीन महीन मिट्टी होते हैं वो खादर होते हैं। मोटा मोटा वाला जो मिट्टी होता है जिसे बांगर बोलते हैं। बांगर में बालू पाया जाता है। समझिएगा, नाम से बिल्कुल याद हो जाएगा। ब से बांगर और ब से बालू की मात्रा, यानी कि मोटा मोटा बालू पाया जाएगा। इसमें बालू पता ही नहीं चलता, नहीं होता, इतना में ही होता है कि आपको पता नहीं चलता है। तो ये होता है बांगर अति खादर मिट्टी। ठीक है? दूसरी की बात, ये उपजाऊ नहीं होते हैं और ये उपजाऊ होते हैं। मतलब समझिए कि बांगर जो होता है बंजर होता है, बंजर में कम उपजाऊ नहीं, इसमें उपजाऊ होता ही नहीं है। तो ये समझिए कि बांगर में बंजर की तरह होता है। तो बंजर मतलब कम उपजाऊ होता है और खादर में एकदम पूरा रेल के उपजाऊ होता है, एकदम पूरा उपजाऊ होता है, यानी कि भरपूर उपजाऊ होता है। इसलिए याद रखेंगे कि ये पूरा का पूरा क्या है? VVI है। क्या है? ये VVI है। और ये उपजाऊ होते हैं। क्या होते हैं? उपजाऊ होते हैं। उपजाऊ, इसे याद रखेंगे, ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होते हैं। नदियों के किनारे वाले जितने फसल होते हैं बहुत ज्यादा उपज रखते हैं। क्लियर? तो याद रखेंगे। अब यहां समझाए हम आपको पुराना वाला, तो पुराने वाले जो जलोढ़ मिट्टी होते हैं उसे बांगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बांगर बोलेंगे। और नया वाला जो जलोढ़ मिट्टी होता है उसे हम खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। क्लियर? अब यहाँ तो समझ गए। यहाँ भी जब समझेंगे कि बांगर जो मिट्टी होते हैं वो क्या होते हैं? बांगर मिट्टी पुराना होता है, पुराना। क्या होता है? पुराना। और खादर मिट्टी होता है वो नया वाला होता है, या नवीन कह सकते हैं। नवीन कहिए या नया वाला मिट्टी कहिए। क्लियर? चलिए आगे हम देखेंगे। अब अगला नंबर क्या कहता है, जे सुनिए। अगला नंबर देखिए कितना मजेदार चीज है। अगला नंबर कहता है कि उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी को दियरा भूमि कहते हैं। जो बालू युक्त, बालू से मिला हुआ जलोढ़ मिट्टी है उसे हम लोग दियरा मिट्टी कहेंगे, दियरा भूमि कहेंगे। क्या बोलेंगे? दियरा भूमि। और ये आपके लिए VVI है। ये क्या है आपके लिए? VVI इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
यानी कि इसको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको कि उत्तर बिहार में, कौन बिहार में, उत्तर बिहार, उत्तर बिहार आपको ये कह सकते हैं कि हम लोग अभी जो जहानाबाद के एरिया है ये दक्षिण बिहार में पड़ जाता है। जहानाबाद के एरिया जो है वो दक्षिण बिहार में, और उत्तर बिहार इसके ऊपर वाला जो नेपाल की तरफ जो बॉर्डर के साथ में जो लगा हुआ जो एरिया है उसको बोलेंगे क्या चीज, उत्तर बिहार। और उत्तर बिहार में ये जब बलुई प्रधान मिट्टी है यानी कि बालू युक्त मिट्टी है, जिसे हम लोग उस जलोढ़ को दियरा भूमि कहते हैं। क्या बोलते हैं, दियरा भूमि कहेंगे। और यहाँ पर मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध मिट्टी है। ये जो मिट्टी है उत्तर बिहार में जो बालू प्रधान जो दियरा भूमि है, इसे हम पूरे दुनिया का सबसे प्रसिद्ध भूमि मानते हैं मक्का उत्पादन के लिए। कौन सा उत्पादन के लिए, मक्का उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमि किसको मानते हैं, हम लोग दियरा भूमि को मानते हैं। किसको मानते हैं, दियरा भूमि, जो बालू युक्त बालू प्रधान मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। क्लियर। आगे थोड़ा सा देखेंगे कि जलोढ़ मृदा में, कौन मृदा में, जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। जलोढ़ मृदा में, कौन मृदा में, जलोढ़ मृदा में पोटास की, फास्फोरस की और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। अब प्रधानता मतलब ये समझिए कि इसका बहुत ज्यादा काफी मात्रा में ये पाया जाता है। क्या हो जाता है, पाया जाता है। प्रधानता मतलब ये समझिए कि इस भूमि में, जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्व पाए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन इसमें नहीं पाया जाता, ना के बराबर, यानी कि नहीं पाया जाता। कहता है नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी होती है, नहीं के बराबर पाया जाता। यह मिट्टी में गन्ना की खेती होता है, चावल का बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, चावल के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ है जलोढ़ मिट्टी। साथ में गेहूं के लिए उपजाऊ मिट्टी है, मक्का के लिए दलहन जैसी कई सारे ऐसे फसल है जिसके लिए उपयुक्त मानी जाती है यह मिट्टी। कौन सा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। क्लियर। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे कि अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी पर गहन कृषि की जाती है। अधिक उपजाऊ होने के कारण, याद रखेंगे एकदम आपको लिए, जितना हम टिक लगाते चल रहे हैं ये आपके लिए मेन चीज आपका है, तो इसको तो बिल्कुल टिक लगाते चलिएगा कि अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी को क्या कहेंगे, गहन कृषि इस पर किया जाता है। गहन कृषि यानी कि कह सकते हैं कि धान कटनी, धान वाला जो खेती होता है ये सारा चीज बहुत ज्यादा मात्रा में हम कर सकते हैं। साथ में जिसके कारण यहाँ की जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। अब जहां पर गहन कृषि यानी कि खाने वाला जो भूमि है, खाने वाला जो सामान का उपजाऊ ज्यादा होगा, वहां पर खेती और लोग भी बहुत ज्यादा रहते हैं, तो इसको भी बहुत ज्यादा यूज कीजिएगा। क्लियर। तो इसको एकदम बिल्कुल याद करते रहिए। आगे हम लोग थोड़ा चलते हैं, देखेंगे अगला नंबर क्या कहता है, जे सुनेंगे। अब अगला नंबर है जो काली मिट्टी है। क्या है, काली मृदा। अब काली मृदा क्या है, जे सुनेंगे। काली मृदा को आपका क्वेश्चन जो आता है इस प्रकार से भी आता है कि काली मिट्टी को काली मिट्टी क्यों कहते हैं। काली मिट्टी को काली मिट्टी क्यों कहते हैं, किसमें, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम और लोहा की मात्रा पाई जाती है। एल्यूमिनियम और लोहा की मात्रा के चलते यानी कि कारण इसे काली मिट्टी कहते हैं और काली रंग में परिवर्तित रहता है। इस मिट्टी है जो काले रंग में परिवर्तन रहता है। याद रखेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में और कुछ बताएंगे हम। कहता है कि इस मिट्टी का रंग काला होता है। इस मिट्टी का रंग क्या होता है, काला होता है, जो इसमें उपस्थित एल्यूमिनियम और लौह यौगिक होते हैं। एल्यूमिनियम पाया जाता है और लौह यौगिक यानी कि लोहा की मात्रा, लोहा का अंश पाया जाता है, जिसके कारण यह क्या होता है, ये काला होता है। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग है, जिस कारण से इसे काली कपास मिट्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं, काली कपास मृदा यानी कि मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है, काली कपास मृदा के नाम से, क्योंकि काली मिट्टी में, कौन मिट्टी में, काली मिट्टी में बहुत ज्यादा मात्रा में कपास की खेती की जाती है, क्योंकि कपास खेती के लिए काली मिट्टी अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। क्लियर। तो इसलिए इसका नाम भी कपास मिट्टी आप कह सकते हैं कि कपास की मिट्टी। इसलिए कपास यानी कि रुई का कहते हैं कि जो रुई का होता है, हाँ, रुई की खेती यहाँ पर किया जाता है। रुई के लिए एक कपास की खेती किया जाता है। क्लियर ना। चलिए आगे अगर हम लोग देखें तो ये देखेंगे कि इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह है, काली मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। यानी कि इसको अगर 1 से 2 बार अगर पटवन कर देते हैं, सिंचाई कर देते हैं, तो बहुत अच्छे से ये शुरू से लेकर लास्ट तक इसमें नमी बरकरार रहता है, ज्यादा पटवन करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि यह समझेंगे कि काली मिट्टी बहुत कम सिंचाई के
लिए प्रसिद्ध है। बहुत कम सिंचाई पर ये बहुत अच्छे से फसल को उपज कर देता है। लेकिन और सारी कई जैसे बलुई मिट्टी हो गया, एकदम 1 से 2 दिन के बाद वो पानी बालू है और बालू में पानी बहुत जल्दी सोखता है, तो इसलिए उसे जल्दी जल्दी क्या करना है, उसे सिंचाई करना पड़ता है। लेकिन काली मिट्टी है, अगर एक बार पटवन कर दीजिए तो काफी दिनों तक इसमें क्या होता है, नमी बनी हुई रहती है। और आपको बताते चले कि काफी दिन तक नमी बने होने के कारण इसमें अगर पैर डालिए या कोई गाड़ी अगर ले जाइए तो बहुत ज्यादा धंस जाता है जमीन, गाड़ी इसी में जाम हो जाता है। कभी देखे होंगे ट्रैक्टर को, अगर खेत की जुताई होता है तो बहुत ज्यादा इतना धंस जाता है ना कि उसमें जो लगा हुआ रहता है केज व्हील, वो भी नहीं काम करता है, उसमें भी अलग से लाना पड़ता है एक निकालने वालों के लिए। चलिए ये बात समझेंगे ही। साथ में सूख भी जाता है तो बहुत बड़ा बड़ा दरार इसमें आ जाता है, दर्रा पड़ जाता है, बहुत बड़ा बड़ा दरार पड़ जाता है, उसमें पैर भी फंस करके टूटने की डर होता है। तो ये होता है काली मिट्टी में। और आपको अगर काली मिट्टी के बारे में एक और विशेषता बताएं तो देहात के लोग जो है काली मिट्टी से माथा मलते हैं। माथा यानी कि ये जो साबुन में जितना जो प्रोटीन होता है उससे कई गुना और पौष्टिक होता है काली मिट्टी बाल धोने के लिए और स्नान करने के लिए। इसलिए पुराने जमाने के लोग जो थे काली मिट्टी यानी कि क्या चीज है, काली मिट्टी से बाल को धोते थे और उसका बाल जो है कभी भी सफेद नहीं पड़ता था, हमेशा बुढ़ाई तक यानी बुढ़े होने तक क्या होता था, वो हमेशा काला ही रहता था। चलिए हम लोग इसमें चलेंगे। तो एक नमी इसमें धारण करने की क्षमता ज्यादा होता है और यह जो है मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना पत्थर मतलब चूना जैसे पौष्टिक तत्वों का परिपूर्ण होता है, यानी इसमें भरपूर मात्रा में होता है। कौन कौन सी भरपूर मात्रा में होता है, तो मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यह मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटास और चूना जैसे कई सारे पौष्टिक पदार्थ इसमें तत्व इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, भरपूर इसमें होता है। साथ में इसे फास्फोरस की कमी होती है, इसका फास्फोरस की कमी होता है, इसका बिल्कुल कमी होता है, याद रखेंगे। इसमें फास्फोरेट का फास्फोरस की कमी होता है, बहुत ज्यादा कम मात्रा में पाए जाते हैं। क्लियर। तो ये हमारा है जो कपास है, और कपास के जो जिस तरह से खेती होता है, कपास की खेती होता है, इस साथ में ये जब खुल जाता है इसका मुंह तो सब लोग जो है निकालने वाला काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग धान कर पक जाता है उसके बाद कटाई करते हैं उस हिसाब से। और ये आपका जो है ये क्या है, ये आपका काली मिट्टी है। क्या है, काली मिट्टी। काली मिट्टी पहाड़ी इलाका में ही पाया जाता है और हमारे तरफ बिहार में भी कई ज्यादा पाए जाते हैं। देहात में तो ज्यादातर के आपको मिल जाता है जो काली मिट्टी है। चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग जानेंगे लाल एवं पीली मिट्टी। लाल मिट्टी कभी देखे होंगे रोड जो बनता है ना, तो उस तरह से ये लाल मिट्टी उसमें डाला जाता है। ये बिल्कुल एकदम बिल्कुल बैठने में काम आता है। एक बार उसको दे दीजिए, दे करके उससे अगर रोलर चला देते हैं तो बैठ जाता है बहुत अच्छे से। उसमें इधर उधर की कोई घास उस जमने की कोई कम होता है, तो इसलिए बताते हैं। आगे कहता है कि इस मृदा में लोहा के अंश के कारण यह लाल होता है। इसमें केवल लोहा पाया जाता है और लोहा के अंश मात्रा होने के कारण यह लाल होता है। कहता है कि इस मृदा में लोहा का अंश होने के कारण यह क्या होता है, लाल होता है। कहता है कि जलयोजन के पश्चात यह मृदा जो है पीले रंग के हो जाती है। जलयोजन यानी कि इसमें जल मिल जाता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, पीले रंग के होते हैं। जलयोजन के कारण यह क्या होता है, जलयोजन के बाद यह मृदा जो है ये पीले रंग की हो जाती है। तथा जैव पदार्थों की कमी के कारण यह मृदा जलोढ़ एवं काली मृदा की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है। किसके कारण, जैव पदार्थ। इसमें जैव पदार्थ नहीं पाया जाता और जैव पदार्थ जो है ये कम होने के कारण ये क्या होता है, इसमें जलोढ़ और काली मृदा के अपेक्षा कम उपजाऊ होता है। साथ में अगर हम लोग जाने इसके बारे में तो ये जानेंगे कि इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था अगर किया जाए तो चावल का, ज्वार और बाजरा का, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों का उत्पादन आप कर सकते हैं। क्लियर। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे कि एक मिट्टी जो होता है कि जलोढ़ और काली मिट्टी के लिए, जलोढ़ और काली मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है। जलोढ़ और काली मिट्टी की अपेक्षा क्या होता है, कम उपजाऊ होता है। क्या होता है, ये कम उपजाऊ होता है। क्लियर। थोड़ा सा अगर आगे हम लोग बढ़े तो देखेंगे, थोड़ा सा आगे चलिए। आगे लेटेराइट मिट्टी अगला नंबर है, चौथा नंबर मिट्टी का प्रकार में आता है। चौथा नंबर में क्या कहता है, लेटेराइट मिट्टी। समझेंगे कि इस प्रकार की मिट्टी का विकास
इस प्रकार के मिट्टी का विकास उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जिस क्षेत्र में हमारे भारत के जौन से एरिया में बहुत ज्यादा मात्रा में तापमान है या बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होता है, उस एरिया में यह जो मिट्टी है बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। यानी याद रखेंगे कि इस प्रकार की मिट्टी का विकास जो है उच्च तापमान वाले क्षेत्र और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। कथा कि इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य यानी कि ना के बराबर होता है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नहीं के बराबर होता है, नगण्य होते हैं। यह मिट्टी कठोर होती है। यह मिट्टी का होता है कठोर होती है। एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। लोहे और एल्यूमिनियम के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। आगे अगर जाने तो यह मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में यह जो मृदा संरक्षण तकनीकी के सहारे चाय और कहवा यह का उत्पादन किया जाता है। चाय और कहवा का क्या जाता है, उत्पादन किया जाता है। और आपको बता दें कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, केरल जैसे क्षेत्रों में इस मिट्टी में काजू का भी उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ तक बिल्कुल याद रखेंगे कि यह मिट्टी जो होता है लाल रंग के होते हैं, बहुत ज्यादा कठोर होता है। और इस मिट्टी में क्या पाया जाता है, चाय की खेती आप अच्छे से कर सकते हैं, साथ में काजू की खेती भी बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पर होती है। और ये आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में बहुत ज्यादा मात्रा में ये पाया जाता है। साथ में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में ये मिट्टी के क्या होता है, चाय की खेती की जाती है। क्या चीज की खेती की जाती है, चाय की खेती की जाती है। क्लियर? अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्या कहता है, मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय के नाम से आप लोगों को बिल्कुल याद होता होगा, आप लोगों को बताने की शायद जरूरत ना हो। मरुस्थलीय के नाम से प्रसिद्ध होता है कि मरुस्थलीय के नाम जैसे सुनिए तो हम लोग को पता लगता है कि रेगिस्तानी मिट्टी की बात कर रहा है, कि रेगिस्तानी एरिया जो रेगिस्तान में पाया जाता है मरुस्थल। मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान में। हमारे भारत में रेगिस्तान जो है ये थार का रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान में आता है, जो मरुस्थलीय मिट्टी है वहां पर पाया जाता है। कहता है कि इस मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा रंग का होता है। इस मृदा का जो रंग होता है ये लाल होता है और हल्का भूरा रंग के होता है, जो बिल्कुल बलुई की तरह होता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं बालू भूरा रंग के ही होता है, या थोड़ा हल्का लाल रंग के भी आ जाता है। तो इस प्रकार के मृदा में वनस्पति और उर्वरक का अभाव होता है। यानी कि आप देखेंगे कि रेगिस्तान में पेड़ पौधों का अभाव होता है, पेड़ पौधा नहीं पाए जाते, वहां पर पेड़ उगता ही नहीं। आपको दिखाई भी देगा तो कुछ थोड़ा बहुत झाड़ियां दिखाई देगा, वो वही कटीली झाड़ियां होते हैं। और बबूल का पेड़ है वो आपको मिल जाएंगे। यानी कांटे वाले जितने आपको पौधे मिलते हैं ये आपको रेगिस्तानी इलाके में आपको मिल सकते हैं, है ना। तो उसके बाद ये उर्वरक के कारण यहाँ पे नहीं होता। हाँ, लेकिन सिंचाई का अगर व्यवस्था किया जाए, याद रखेंगे, लेकिन अगर इस जगह पे सिंचाई की अगर व्यवस्था कर सकते हैं तो वहां पर कपास की, चावल की और गेहूं का भी खेती कर सकते हैं। क्या जी का, कपास की खेती कर सकते हैं, गेहूं की खेती कर सकते हैं और चावल की खेती बहुत अच्छे ढंग से वहां पर हो जाता है, यानी हो पाता है। और आपको बताने की शायद जरूरत ना हो कि मरुस्थलीय एरिया हमारे भारत में कौन कौन से राज्य में पाया जाता है। तो ये हमारा राजस्थान में सबसे प्रमुख रूप से पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। राजस्थान में आपको बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है। और बहुत ज्यादा एरिया में आपको पाया जाता है जो गुजरात में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, गुजरात में। गुजरात के ऐसा नहीं कि गुजरात के सभी एरिया में पाया जाता है, गुजरात के कुछ हिस्सा में पाया जाता है, सभी एरिया में नहीं पाया जाता है। और गुजरात, ये दोनों के बिल्कुल जो सटा हुआ भाग होता है ना, इसी एरिया में आपको पाया जाता है। गुजरात और राजस्थान के बीचों बीच वाला जो भाग है इसे पाया जाता है। और यही दोनों के बीच में आपको थार का रेगिस्तान आपको मिलता है, जो हमारे एशिया का लगभग में बहुत ही बड़ा रेगिस्तान में गिनती आता है उसका। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा बिल्कुल नाम से पता चल रहा है पर्वतीय मृदा है तो पर्वतों में पाया जाएगा। यानी कि पर्वतीय मृदा पहाड़ों के आसपास पाए जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि दो पहाड़ों के बीच में जो दर्रा होते हैं, दोना होते हैं, उसके बीच में पाया जाता है। यानी कि दोनों पहाड़ों से जो टूट फूट करके जो मिट्टी बनता है, पानी के सहारे से जो नीचे आते हैं और उसके बीच में जो दोहन में होता है, वहीं पर ये पर्वतीय मृदा पाया जाता है, यानी मिट्टी पाया जाता है। और उसी मिट्टी को हम लोग बोलते हैं पर्वतीय मृदा। यानी आप कह सकते हैं, देखिए पर्वतीय मृदा में इस तरह से खेती किया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि सीढ़ी नुमा खेती किया जाता है। कैसा खेती किया जाता है, सीढ़ी नुमा खेती किया जाता है। और यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा काफी मात्रा में अधिक मतलब होता ही है, जानेंगे। कहता देखिए पर्वतीय मृदा, कहता कि पर्वतीय मृदा
पर्वतीय मृदा प्रायः पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में आपको पर्वतीय मृदा देखने के लिए मिलेगा। आपको बता दें कि ह्यूमस की मात्रा बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि वो पर्वतीय पहाड़ी इलाका है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। साथ में कहते हैं कि ये आपको पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है, और यह मृदा जो है अम्लीय होते हैं और ह्यूमस रहित। रहित मतलब नगण्य, ना के बराबर। ये अम्लीय होता है, अम्लीय और ह्यूमस रहित। अम्लीय और ह्यूमस ये दोनों से बिल्कुल वंचित रहता है, नहीं होता है। और इस मृदा पर ढलानों के कारण फलों का बागान एवं नदी घाटी में चावल एवं आलू का लगभग क्या होता है, सभी क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। जहां पर ये ढलाव होता है तो इस ढलाव पर आप धान का खेती कर सकते हैं, साथ में आप क्या चीज का खेती कर सकते हैं, आलू का खेती कर सकते हैं, और फलों का बागान भी आप लगा सकते हैं इस एरिया में। और यहाँ पर आपको बता दें कि इस एरिया में, यानी पहाड़ी वाला जो एरिया है, पर्वतीय मैदान, यहाँ पर आप खेती भी करते हैं। तो किस तरह से खेती करते हैं, यहाँ पर आप खेती भी कीजिएगा तो बिल्कुल जुताई उसका होता है जो अथी की तरह होता है, उसे आप कर सकते हैं बिल्कुल लगातार, जो लाइन बाय लाइन क्या आता है, सीढ़ी नुमा कर सकते हैं, तो सीढ़ी नुमा की तरह होता है। चलिए आगे अगर देखेंगे हम लोग कि भूमि का उपयोग निम्नलिखित वर्ग में है, कि भूमि का उपयोग हम लोग कैसे कैसे करते हैं। तो देखिए भूमि का उपयोग हम लोग कई तरीका से कर सकते हैं। जैसे हम आपको होता है कि वन का विस्तार करके, यानी कि वन बहुत ज्यादा जंगल लगा करके हम भूमि का उपयोग करते हैं। क्या कर सकते हैं, भूमि का उपयोग करते हैं। साथ में कृषि योग बंजर भूमि, यानी कि जो खेती जो है कृषि की योग नहीं है जो बंजर भूमि है, उसे कृषि योग बना करके उसे हम भूमि का उपयोग कर सकते हैं। जो बंजर है, जिसमें खेती गृहस्थी नहीं होता है, उसे हम कृषि लायक बनाएंगे और बना करके उसे भूमि को उपयोग करते हैं, तो ये भी भूमि का उपयोग में आता है। साथ में गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, जैसे इमारत, सड़क और उद्योग। अब सुनिए बाबू, अब कहता है कि कोई इमारत बना हुआ है या कोई सड़क लगा हुआ है, अब उस जगह पे तो खेती नहीं कर सकते, उस जगह पे ये सब बना हुआ है तो उस पे हम खेती नहीं कर सकते, तो वो गैर कृषि कार्य में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गैर कृषि, यानी कि कृषि से बेकार, यानी कृषि से अलग आ जाता है। तो इसको बिल्कुल याद रखेंगे कि जो खेती के लायक होगा उसी को बोलेंगे, ना कि गैर कृषि। तो यहाँ पर ये जो आता है ये आपका क्या आता है, गैर कृषि में जो कृषि संलग्न, यानी कि चलिए, तो भूमि का उपयोग जो होता है, भूमि के हम लोग उपयोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसमें भूमि का उपयोग नहीं आएगा, तो भूमि का जो उपयोग आएगा उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए भूमि का उपयोग यानी कि गैर कृषि जो है, तो गैर कृषि मतलब गैर कृषि पर भूमि का उपयोग करते हैं, तो वहां पर आ जाएगा। साथ में हमको अस्थायी चारागाह या गोचर कहेंगे। अस्थायी चारागाह मतलब किसी एक भूमि को, जैसे किसी के पास अगर 10 कट्ठा जमीन है, वहां पर हम कह सकते हैं कि ये कहीं पर कोई भी जमीन हो, तो उस इसके पास 10 कट्ठा जमीन है, उसमें 4 कट्ठा जमीन हम बिल्कुल चारागाह के लिए छोड़ दिए, इन जानवरों के चारा के लिए छोड़ देते हैं, तो उसको कहते हैं। तो ये हम लोग जानेंगे कि जिस जगह को हम लोग चारागाह के लिए अस्थायी छोड़ देते हैं, तो वो भी हमें भूमि का उपयोग करते हैं। साथ में भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो ये बिल्कुल याद रखिए, वन का विस्तार करेंगे वहां करेंगे, साथ में आयोग जो बंजर वाले भूमि रहते हैं वहां करते हैं, साथ में भूमि का उपयोग हम लोग इमारत बना के कर सकते हैं, सड़क का उपयोग बनाकर कर सकते हैं, उद्योग लगा करके हम कर सकते हैं। साथ में चारागाह का यूज करके, यानी जानवरों के लिए चारागाह के लिए हम जिस जमीन को छोड़ते हैं जानवरों के लिए, वो भी हमारा क्या होता है, भूमि का उपयोग में आता है। साथ में कह सकते हैं कि बाग और बगीचे लगाकर, या उपवन, उपवन माने होता है बगीचा ही होता है, तो ये भी लगा करके भूमि का उपयोग हम करते हैं। साथ में और भी कुछ है चीज जो आप देख सकते हैं कि कृषि योग भूमि, कृषि योग भूमि को, यानी या बंजर भूमि को कृषि योग, जिसका प्रयोग 5 वर्षों से नहीं हुआ, याद रखिए उस भूमि जहाँ पे 5 सालों से खेती नहीं हुआ है, वो बंजर भूमि में आता है, तो उसको खेती योग हम लाएंगे, यानी खेती योग है उसको बंजर माना जा रहा है, तो उसको कहते हैं। तो कहाँ नहीं करते ये भी जानेंगे। साथ में ये जानेंगे कि वर्तमान प्रतिभूमि, वर्तमान मतलब अभी वो परती है, अभी वो क्या है, परती है, यानी कि अभी उस पर खेती नहीं हो रहा है, तो उसे वर्तमान प्रतिभूमि कहेंगे। तो यहाँ पर हम उपयोग नहीं कर सकते, यहाँ पर हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त वो प्रतिभूमि जहाँ पर 5 वर्षों से खेती नहीं हुई है, 5 वर्षों से खेती नहीं हुई है, उस भूमि को कहेंगे। साथ में एगो शुद्ध बोई गई भूमि, यानी कि अभी लगातार उसको क्या कर रहे हैं, बोर कर रहे हैं, उसको बो रहे हैं,
और उसका उपज कर रहे हैं, उस पे क्या कर रहे हैं, उपज कर रहे हैं, उस भूमि को भी हम लोग शुद्ध बोई हुई भूमि कहेंगे। क्लियर। चलिए आगे थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। एक इसके बारे में अगर हम बताएं तो आपको बता दें कि पूरे दुनिया में जानवरों के पशुधन का पालन के सबसे ऊपर लेयर पे हमारा जो है भारत आया हुआ है। कौन है, भारत, जो जानवरों का जो पालन में सबसे आगे है। कहता है कि भारत में भू उपयोग के स्वरूप, भारत में भू उपयोग यानी कि भूमि के उपयोग के रूप में हम जानेंगे क्या है। कहता है कि भारत जो है ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का, भारत जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का यानी जितना हमारा भौगोलिक क्षेत्र है उस क्षेत्र में 32.8 लाख वर्ग किलो मात्रा यहाँ पर मिलता है। हमारा जो भौगोलिक जो क्षेत्र है, भारत का भौगोलिक क्षेत्र ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 93% जो है का भूमि को हम लोग उपयोग के आंकड़े में उपलब्ध करते हैं। ये हम लोग जो उपयोग जो जितना भूमि को हम लोग यूज करते हैं वो 93% ही भूमि है। कितने परसेंट भूमि है, 93%। पूरे भूमि के 93% भूमि को हम लोग उपयोग में ला रहे हैं और बाकी आपका जो 7% है वो चीन और पाकिस्तान के कब्जा में था, उसको इसमें गिनती नहीं किया गया। कैसे कहता है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो पाक यानी पाकिस्तान के अधिकृत, पाकिस्तान जो कब्जा किए हुए था, और चीन वाला जो भूमि और कुछ भाग जो है वो चीन है उसके अधिकृत में यानी कि वो लिए हुए था। लेकिन अभी जो नरेंद्र मोदी जो चलाए तो चीन से जो है जो हमारे अति से बॉर्डर के थोड़ा सा नजदीक आ गया है, यानी कि हमारे जो एरिया जो था उसको छोड़ दिया है। तो ये याद रखेंगे। साथ में कहता है कि उसका सर्वेक्षण इसमें नहीं हुआ है, कितना, 7% का, बाकी 93% का जो हुआ सर्वेक्षण उसका हम लोग यूज कर रहे हैं। क्लियर। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि भारत जो है ये पशुधन के मामले में मतलब पशु को पालने में, जानवरों को पालने में, गाय भैंस को पालने में, ये हमारा जो पशुधन है उसी को पशुधन बोलेंगे, गाय भैंस को पालना। कहता है भारत पशुधन के मामले में विश्व में सबसे आगे है, विश्व में सबसे आगे यानी कि अग्रणी है। क्या है, सबसे आगे आप कह सकते हैं, सबसे आगे, सबसे आगे, सबसे आगे देश में शामिल किया जाता है। कहता है कि पूरे दुनिया में सबसे आगे हमारा भारत है जो पशुधन में आता है। कौन धन में आता है, पशुधन में आता है। किंतु यहाँ अस्थाई चारागाह के लिए बहुत कम भूमि पाया जाता है, अस्थाई चारागाह के लिए बहुत ज्यादा कम भूमि पाया जाता है, जो हानिकारक है, या आप ये कह सकते हैं जो बहुत ज्यादा हमारे लिए, हमारे जानवरों के लिए बिल्कुल क्या है, ये बेकार चीज है। कहता है कि पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण पशुपालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, यानी उल्टा प्रभाव पड़ गया है कि इसके भरपूर मात्रा में खाना नहीं मिल रहा है। क्लियर। चलिए आगे देखेंगे क्या है। अगला नंबर जो कहता है कि पंजाब और हरियाणा की कुल भूमि का, पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में जितना भूमि है उसका 80% जो है भाग पर खेती किया जाता है। यानी भारत में सबसे ज्यादा जो खेती की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा खेती जो है ये पंजाब और हरियाणा में किया जा रहा है। भारत में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो खेती किया जा रहा है वो कौन से एरिया में किया जा रहा है, ये हमारा पंजाब और हरियाणा में 80% भूभाग पर खेती की जा रही है। बल्कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहां पर पूरे क्षेत्रफल का मात्र 10% से भी कम क्षेत्रों में खेती की जाती है, खेती की जाती है। साथ में आगे अगर हम लोग जाने तो किसी भी देश में पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए उस भूमि पे कम से कम 33% भागों पे जंगल होना चाहिए, वन का प्रावधान होना चाहिए, वन होना चाहिए, जंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जंगल। तो जंगल कितना भाग में होना चाहिए, ये 33% भूभागों पर होना चाहिए। लेकिन है कितना भूभाग पर, मात्र 20% भूभाग से भी कम की मात्रा में है। कितना, 20% भूभाग से भी कम परसेंट में हमारे पूरे भारत में जंगल है। जो होना चाहिए कितना, 33%। याद रखिए, कहता है किसी भी देश में पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए, किसी भी देश में पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए कुल भूभाग के 33% वन होना चाहिए। लेकिन भारत में आज भी ये 20% भूभाग पर ही वनों का विस्तार है, जो पर्यावरण के लिए क्या है, हानिकारक है, ये डेंजर है, पर्यावरण के लिए क्या है, हानिकारक है। तो हमारा जो चाहिए वो 33% चाहिए, लेकिन है कितना परसेंट, मात्र 20% है, और ये हानिकारक है
हमारे लिए। क्लियर? चलिए अब आगे थोड़ा सा देखेंगे कि भू संरक्षण, भू क्षरण, क्या जानेंगे? भू क्षरण। अब देखेंगे कि भू क्षरण क्या है। सबसे पहले भू क्षरण होता क्या है, तो यह देखेंगे कि मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा, मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा, ये अपना जगह पर है, मान लीजिए कि मृदा यहाँ पर है और कोई कारणवश उसको दूसरे जगह ले कर गए हैं, तो इसको भू क्या बोलेंगे? क्षरण बोलेंगे। यानी कि एक जगह से दूसरा जगह, जैसे देखिए यहाँ पर मिट्टी देख रहे थे, लेकिन बारिश होने के कारण धीरे धीरे पानी के बहाव इतना तेज था कि मिट्टी को काटना शुरू कर दिया, और मिट्टी को काटते काटते इसको बिल्कुल खत्म कर दिया। तब मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाता है, तो इसी को बोलते हैं भू क्षरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भू क्षरण। या मिट्टी का कटाव भी कर सकते हैं, बहुत आसान भाषा में कह सकते हैं, मिट्टी का कटाव होना भू क्षरण कहलाता है। मिट्टी का कटाव क्या कहलाता है? भू क्षरण कहलाता है। तो यहाँ पर समझेंगे कि मिट्टी को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा, अब कई सारे कारण हो सकते हैं, चाहे तो हवा बंडवा उड़ा करके लेकर चला जाए, बारिश का जो पानी है वो लेकर चला जाए, या कोई हम लोग किसी के कारणवश, यानी कि अगर उसको ऊंचा करना चाहे या नीचा करना चाहे, तो हम पर से ट्रक से, ट्रैक्टर से ले जा करके अपने घर लेकर चले जाए, या घर दरवाजा जो है उसको भरने के लिए लेकर चल जाते हैं, तो वहां भी हम कहेंगे मिट्टी का कटाव हो रहा था, मिट्टी का संरक्षण क्या हो रहा है? मिट्टी का क्षरण हो रहा है। क्लियर? तो दूसरे जगह जो स्थानांतरित करते हैं मिट्टी का, एक जगह से दूसरा जगह जब ले जाता है, स्थानांतरित होता है, तो वही भू क्षरण कहलाता है। क्या कहलाता है? भू क्षरण कहलाता है। कहता है कि गतिशीत जल के, पवन के, हिमानी और समुद्री लहरों के द्वारा भू क्षरण होता है। भू क्षरण कैसे होता है? ये जल के द्वारा होता है। जब ज्यादा बारिश होगा तो मिट्टी के कटाव को ले जाएगा, तो भू क्षरण होगा। साथ में ज्यादा तेज अगर हवा चलेगा तो भी धूलकण उड़ करके जाता है, तो मिट्टी का क्या होता है? क्षरण होता है। साथ में हिमानी, यानी कि बर्फ जब टूटता है और वहां से एक जगह से दूसरा जगह जब गिर करके जाता है, तो वहां पर भी हिमानी होता है, यानी कि भू क्षरण होता है। जहाँ साथ में समुद्री लहरें, जब समुद्रों में लहरें, जब समुद्र का लहर जब इतना तेज होता है, साथ में मिट्टी को काट काट करके समुद्र में मिलाते हैं, तो वो भी क्या है? भू क्षरण है। क्या है? भू क्षरण होता है। कहता कि यह तीव्र वर्षा से भी मिट्टी का कटाव होता है। तीव्र वर्षा के क्या होता है? मिट्टी का कटाव। मिट्टी के कटाव को ही भू क्षरण कहते हैं। आगे कहेंगे कि भूमि, क्या बोलेंगे? भूमि निम्नीकरण। कहता कि वह प्रक्रिया जिसमें, जिस भूमि पर खेती का आयोग बनती है, यानी खेती का आयोग, आयोग मतलब वहां पर खेती नहीं किया जा सकता। अयोग मतलब देखिए, योग मतलब वहां पर खेती किया जा सकता है, अयोग मतलब नहीं खेती करना। क्या होता है? नहीं खेती करना। यहाँ पर खेती नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं कि अयोग बनती है। वो खेती के लिए अयोग, यानी खेती नहीं करने लायक बनता है। तो वह प्रक्रिया जिस भूमि पे या जिस भूमि में खेती के योग नहीं बनती, यानी कि खेती के लायक नहीं रहता, वो खेती के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, उस भूमि को निम्नीकरण कहते हैं। उस भूमि को क्या कहेंगे? निम्नीकरण कहते हैं। क्या बोलेंगे? निम्नीकरण कहते हैं। कहता कि वनोन्मूलन, वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, रसायनों का अत्यधिक उपयोग के कारण भूमि निम्नीकरण होता है। यानी कि वनोन्मूलन, वनों का जब हम लोग बहुत ज्यादा उन्मूलन कर देंगे, वहां पर खेती नहीं कर सकते। साथ में बहुत ज्यादा पशु का जब चराएंगे, या पशु को चराने के लिए जब जमीन को छोड़ देते हैं, वहां पर खेती नहीं कर सकते। साथ में खनन होना, खनन होना मतलब खुदाई वगैरह अगर होता है, तो वहां पर भी हम लोग खेती को नहीं कर सकते, खेती नहीं कर सकते। तो वो क्या होता है? भूमि निम्नीकरण हो जाता है। साथ में रसायनों का, रसायन मतलब केमिकल का ज्यादा उपयोग करते हैं, तो वहां पर भी खेती बिल्कुल क्या हो जाता है? बंजर हो जाता है। वहां पर कम, धीरे धीरे करके वहां पर कम खेती होने लगता है। फिर फसल बहुत ज्यादा कम पड़ जाता है, कम होने लगता है, जिसकी वजह से उसको छोड़ना पड़ता है। आगे समझेंगे कि उड़ीसा वनोन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकरण का शिकार हुआ है। उड़ीसा जो है, ये वनोन्मूलन के कारण भूमि का क्या हुआ है? निम्नीकरण का शिकार हुआ है। जैसे गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अत्यधिक पशुचारण के कारण भूमि का क्या हुआ है? निम्नीकरण हुआ है। बहुत ज्यादा इससे यहाँ पर चारण होता है, इसके चलते यहाँ पर खेती नहीं किया जा रहा है। क्या हो रहा है? भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। साथ में पंजाब और हरियाणा देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में जाना जाए, तो यहाँ पर सिंचाई बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए भूमि का निम्नीकरण यहाँ पर भी हुआ है। कहता कि सिंचाई के कारण यहाँ पर अधिक ज्यादा, बहुत ज्यादा जब सिंचाई होगा,
तो वहां पर खेती नहीं किया जाएगा, यानी कम सिंचाई, जैसे जितना जरूरत हो उतना ही अगर सिंचाई रहे तब वहां पर खेती किया जा सकता है। बहुत ज्यादा अगर बाढ़ आ जाए तो वहां पर खेती नहीं होता, तो वो भी भूमि के निम्नीकरण में आता है। कहता है कि अधिक सिंचाई से जलाक्रांतता की समस्या पैदा होती है। बहुत ज्यादा जब सिंचाई होगा तो वहां पर जलाक्रांतता यानी कि जल बहुत ज्यादा यानी कि बाढ़ आ जाती है, तो उसी को बोलते हैं कि जलाक्रांतता की समस्या पैदा हो जाती है, जिससे मृदा में लवणीय क्षारीय गुण बढ़ जाता है। लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब जब लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाएगा तो वहां पर खेती जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वहां पर फसल जल जाते हैं। जहां पर लवणीय यानी कि नमक की मात्रा बढ़ जाती है वहां पर खेती जो फसल जो होते हैं वो जमेगा नहीं, अगर जमेगा भी तो क्या हो जाते हैं, वो जर जाता है। क्या होता है, जर जाता है। इसलिए भूमि का क्या होता है, वहां पर निम्नीकरण होता है। आगे थोड़ा सा अगर पाठ हम लोग पढ़ें तब भूमि निम्नीकरण आधुनिक मानव सभ्यता के लिए एक विकट समस्या है, यानी प्रबल समस्या, बहुत ही भारी समस्या है। कह सकते हैं क्या, भारी समस्या। भूमि निम्नीकरण आधुनिक मानव के समस्या के लिए, आधुनिक मानव सभ्यता के लिए बहुत ही एक भारी समस्या है। क्या है, भारी समस्या। और इसका संरक्षण, इसका संरक्षण बहुत ही जरूरी है। संरक्षण का मतलब आपको समझाते हैं। संरक्षण मतलब ये होता है, ऐसा नहीं संरक्षण मतलब यूज ही नहीं करे, यूज करो लेकिन आवश्यकता के अनुसार यूज करो। तो ये कहता है कि भूमि निम्नीकरण जो है बहुत ज्यादा विकराल रूप लिए हुआ है, तो इसका हम लोग को क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। अब बचाव मतलब इतना ही बचाव नहीं कि उसका उपयोग नहीं कीजिए, उपयोग कीजिए लेकिन आवश्यकता के अनुसार कीजिए, तो उसको बोलेंगे कि इसका संरक्षण आवश्यक है। कहता है कि गेहूं, कपास और मक्का, आलू के लगातार खेती कीजिएगा तो वहां पर क्या होता है, वहां पर भूमि में अधिक उपजाऊ जो होता है, उर्वरता शक्ति उसका ह्रास होता है, कमी हो जाता है। उर्वरता शक्ति का क्या होता है, ह्रास होता है, कमी होता है। इसीलिए वहां पर दलहन और तिलहन की खेती किया जाता है। किसका खेती किया जाता है, दलहन और तिलहन की खेती किया जाता है, जिससे वो मृदा जो का उर्वरता शक्ति है वो बरकरार रहती है, उर्वरता शक्ति वापस लौट आती है। क्लियर, ये बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे थोड़ा सा देखेंगे। अब अगला नंबर क्या है, जो देखेंगे कि पहाड़ी एरिया में जो खेती होता है और जुताई होता है वो किस प्रकार का होता है। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च जुताई बिल्कुल जरूरी है। पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च जुताई द्वारा मृदा का अपरदन को रोका जा सकता है। यानी कि अगर लंबे लंबे बहुत लंबे लंबे अगर खेती करेंगे यानी जुताई करेंगे इस तरह से, और समोच्च जुताई इस तरह से यानी कि सीढ़ीनुमा खेती करके, तो कहता है इस तरह से अगर करेंगे तो इसमें मिट्टी का कटाव को रोक सकते हैं, मिट्टी का अपरदन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो मिट्टी अपरदन को रोका जा सकता है। साथ में पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका खेती होता है, यानी कि ऐसा खेती कीजिएगा तभी मिट्टी अपरदन को रोका जा सकता है, मृदा अपरदन को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। कहता कि रसायन का उचित उपयोग करके, रसायन का यानी कि कीटनाशकों का उचित उपयोग करेंगे तो वहां पर मिट्टी संरक्षण का रोका जा सकता है, मिट्टी का संरक्षण क्या होता है, रोका जा सकता है। कहता कि रसायनों का लगातार उपयोग से मृदा में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। जितना ज्यादा अगर खाद पटवन यूरिया अगर डालते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में लगातार अगर डालते रहेंगे तो उसके उर्वरता शक्ति में कमी आ जाती है। उर्वरता शक्ति में क्या आती है, कमी आ जाती है, यानी कि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है लगातार करने से। और ये पोषक तत्व कब आता है, जब जल, वायु और केचुआ का और सूक्ष्म जीवों हो सकती है, इन सभी की कमी आ जाती है क्या करने से, एक बहुत ज्यादा रसायन का यूज करने से। क्लियर, चलिए एक है और ये सबसे लास्ट आपका मिलता है। तो ये जानेंगे एंड्रिंग जो हम लोग पौधों पर या फसलों पर जो छिड़काव करते हैं, जो कीटनाशक का यूज करते हैं, उसको से कई सारे जीव होते हैं जैसे मेढक वगैरह जीव जो होते हैं मर जाते हैं। और मेढक आपको पता होना चाहिए कि ये छोटे छोटे कीटाणुओं को खाता है जिससे पौधे में वृद्धि होती है और पौधे अच्छे से फसल हो पाता है। लेकिन अगर ये मर जाएगा, ये इसके वृद्धि को रोक लग जाता है, जिसके वजह से छोटे छोटे कीटाणु ज्यादा पैदा होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर इसके बारे में हम लोग जानेंगे तो एड्रीन नामक एक रसायन है जो मेढक को प्रजनन में रोक लगा देता है, यानी कि इसको ज्यादा बढ़ने बच्चों को पैदा होने नहीं देता है, जिसके कीटों की संख्या बढ़ जाती है। जब ये ज्यादा पैदा नहीं होगा तो ये किसी को खाएगा नहीं, और जब कीटाणुओं को नहीं खाएगा तो कीटाणु जो है बहुत ज्यादा संख्या में वृद्धि कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। कहता जिससे के कारण फसलों को हानि पहुंचाती है। कहता कि रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक खाद का उपयोग करके अगर मिट्टी संरक्षण को हम बिल्कुल क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं।
साथ में मिट्टी संरक्षण को रोकने के लिए वृक्षारोपण महत्वपूर्ण है। मिट्टी संरक्षण को रोकने के लिए क्या करते हैं, वृक्षारोपण बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और वृक्ष के पीओ जो है, वृक्ष के पीओ से प्राप्त ह्यूमस क्या करता है, मिट्टी के गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जो आपको वृक्ष जो पत्तियां जो गिरती है तो वो पत्तियां सड़ती गलती है। यहाँ पर याद रखिए पत्तियां है लिखा हुआ, पत्तियों, ठीक ना, पत्तियों से प्राप्त जो मृदा ह्यूमस जो है वो प्राप्त होता है। याद रखेंगे, एक बार में हम समझेंगे, क्या समझेंगे कि पेड़ पौधे के जो पत्तियां है वो जो नीचे गिरती है वही बारिश होने के बाद में सड़ गल करके और मिट्टी में मिल जाती है, जो ह्यूमस तैयार करती है। और ह्यूमस जब तैयार करेगी तो वो उर्वरता शक्ति को क्या करता है, बढ़ाती है। क्या करती है, उर्वरता शक्ति को ये बढ़ाने का काम करती है। क्लियर, तो ये है, तो हमारा एक मेढक का प्रजनन को रोक देता है, जिसके कारण हमारे कीटाणु जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। और हम लोगों को जैविक खाद करना चाहिए। जैविक खाद का यूज करने से होता है ना कि जैविक फसल का यूज करने से हमारा जो एज होता है ये भी बढ़ता है, साथ में हमें बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। और अगर रसायन खाद का यूज करेंगे तो हमारे भोजन में पोषक तत्वों में केमिकल की मात्रा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा आयु भी घटता है और हम अस्वस्थ होने के कगार पर होते हैं। अगर अस्वस्थ होते हैं तो दवा खाइएगा तो ज्यादा आपका दवा जो है वो सेट भी हाल ज्यादा नहीं करता है। लेकिन अगर हम लोग जैविक खाद का उपयोग करके अगर फसल में यूज करके अगर खाते हैं तो उससे फसल का बहुत ही मात्रा में यूज होता है। और कोई अगर बीमारी होता है, दवा अगर थोड़ा बहुत भी खाइएगा बिल्कुल ठीक हो जाता है। गुड बाय, थैंक यू।